नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अब वक्त है प्राइम एट 4 का। प्राइम एट 4 में हमेशा की तरह प्राइम टाइम के तमाम न्यूज एलिमेंट्स में आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले आपको बता देता हूं आज की बड़ी खबरें कौन सी हैं जिन पर खास तवज्जो रहने वाली है। प्राइम एट 4 में आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं? आपको दिखाएंगे बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार क्यों लटकी हुई है। बहुत सारे मामले बर्क के खिलाफ चल रहे हैं, लेकिन अब ऐसा कौन सा मामला है जिसमें गिरफ्तारी आसन्न दिखाई दे रही है? समाजवादी पार्टी के इस सांसद पर क्यों है गिरफ्तारी की तलवार? इसके अलावा बात होगी पीएम मोदी मुस्लिमों को दी जाने वाली ईदी पर विपक्ष की भौहें क्यों तन गई हैं और मुस्लिमों को सौगात देना विरोधियों को क्यों रास नहीं आ रहा। डिटेल में बात आपके सामने होगी। साथ ही बात होगी चर्चित मेरठ के सौरभ मुस्कान कांड की और आपको बताएंगे हत्या के बाद कैसे मुस्कान सौरभ के पैसों पर ही अपने प्रेमी के साथ ऐश करती रही। और इसके अलावा अमेरिका का एक्सप्रेसवे जहां पर एक गाय ने ऐसा हड़कंप मचाया कि पूरा हाईवे जाम हो गया। यह खबर ध्यान से देखिएगा, लेकिन शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ। संभल हिंसा में सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ी। सांसद बर्क को नोटिस देने पहुंची संभल पुलिस। संभल पुलिस की नोटिस का तामील नहीं हो पाया, मतलब उसको कोई रिसीव नहीं किया किसी ने नोटिस को। मौके पर सांसद बर्क नहीं थे मौजूद, लेकिन पुलिस ने कहा कि दोबारा समन देने की कोशिश करेगी और सांसद को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। नवंबर 24, आप जानते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जब वहां गई थी तो पथराव हुआ था, भीषण पथराव हुआ था और यह बड़ा बवाल हुआ था। अब उस पूरी हिंसा के संदर्भ में जांच की जा रही है और जियाउर रहमान बर्क की भूमिका भी उसमें मानी जा रही है। और इस संदर्भ में पुलिस आज नोटिस तामील कराने पहुंची थी, लेकिन नोटिस तामील हो नहीं पाई। पुलिस ने कहा है हम आगे फिर से आएंगे। जियाउर रहमान बर्क के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर इस वक्त जो है वो नखासा थाने की पुलिस पहुंची और आप देखें तो नखासा थाने के एसएचओ और तमाम जो पुलिस फोर्स है इस वक्त आपको यहां तस्वीरों में नजर आ रही होगी। और दरअसल संभल हिंसा से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए नोटिस देने के लिए यहां पर जो है वो पुलिस इस वक्त पहुंची हुई है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ये सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है। 35A का नोटिस जो है वो BNSS 35A का नोटिस जो है वो दिया जा रहा है और वो इस वक्त तस्वीरों में आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है वो नोटिस की तामील कराने के लिए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। और आप देखिए जो जानकारी है उसके मुताबिक सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क जो है वो इस वक्त जो है वो दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर मौजूद हैं और यहाँ से उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि सपा सांसद जियाउर रहमान की संभल हिंसा में कथित भागीदारी को लेकर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उन पर FIR तो हुई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। ऐसे में पुलिस उनके इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए पुलिस जो है इस वक्त पूछताछ के लिए जो है बुलाने के लिए BNSS 35A का नोटिस देने के लिए फिलहाल सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित घर पर आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। और ये तस्वीर दिखाती है कि पूरा पुलिस फोर्स इस वक्त मौजूद है। नखासा थाने के जो SHO हैं वो इस वक्त जो इंस्पेक्टर क्राइम हैं उनके साथ और तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ जो है वो तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीर जो है वो फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में जो शाही जामा मस्जिद के सदर हैं जफर, उनको जो है गिरफ्तार किया गया, जफर अली एडवोकेट को। और आप देखिए इस वक्त जो पुलिस है वो इस वक्त यहाँ पर अंदर नोटिस तामील कराने के लिए फिलहाल अंदर गई है। और जो पूछताछ चल रही है, इससे पहले सपा सांसद ने जो बयान दिया था मस्जिद के पास उसको आधार माना था जिसकी वजह से हिंसा भड़की थी और अब उसी हिंसा के पर दिए गए बयानों को आधार मानते हुए और जफर द्वारा दिए गए पूछताछ में पुलिस को दिए गए बयानों के आधार पर अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से 24 नवंबर की हुई हिंसा में उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर पूछताछ करना चाहती है पुलिस। घर के कारिंदे लोग हैं जो उनके स्टाफ है उनका जो वो यहाँ पर मौजूद है। क्या नोटिस तामील हो पाई क्या? अभी नहीं क्या यहाँ पर नहीं है, मौजूद नहीं है, दिल्ली है। तो क्या पुलिस ने क्या कहा इसके आगे की कार्रवाई कुछ ना? बोले फोन रिसीव कर, फोन लगा के देख लो। फोन लगा के देखा, वसीम भाई ने नहीं लगा, फोन रिसीव नहीं हुआ। तो नोटिस कुल मिला के तामील रिसीव मुश्किल नहीं हो पाएगा। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। संभल हिंसा में सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम है। आरोपी जफर ने पूछताछ में बर्क का नाम लिया है। जामा मस्जिद के सदर जफर से स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने पूछताछ की है। जफर अली पर 24 नवंबर को हिंसा भड़काने का आरोप
है और सर्वे के दौरान मस्जिद से बाहर आया था जफर अली और लोगों को इंस्टिगेट किया था, यह आरोप है। जफर पर सर्वे के दौरान मस्जिद खुदाई की अफवाहें फैलाने का आरोप। तो वो लोग जो समझते हैं कि हिंसा, वो किसी जगह पर उत्पात हिंसा मचा लेंगे और उसके बाद वो बड़ी आसानी से बच निकलेंगे, टाइम लग सकता है लेकिन हिसाब होगा। ये नागपुर वाले मामले में भी दिखाई दे रहा है और संभल वाले मामले में स्पष्ट है आपके सामने। संभल हिंसा में शामिल सांसद बर्क, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पुलिस, एसआईटी उनकी भूमिका इसमें समझ रही है। आरोपी जफर ने सांसद बर्क का नाम और ले लिया है। जफर का दावा है कि हिंसा भड़काने में सांसद बर्क शामिल थे। मस्जिद सदर जफर ने एसआईटी की पूछताछ में यह कबूला है कि 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी। जफर अली पर भी हिंसा को इंस्टिगेट करने का आरोप है और सर्वे के दौरान भीड़ को जफर ने भड़काया था। पान मसाला खाने के बहाने वो मस्जिद से बाहर आया था और लोगों के बीच में यह अफवाह उसने फैला दी कि मस्जिद की खुदाई हो रही है और इससे लोग भड़क गए और फिर हिंसा हुई, जो आपको हमको मालूम है। और यही उसकी भूमिका मानते हुए उससे जब पूछताछ हुई तो उसने सांसद जी का नाम भी ले लिया है और बाकी जो हुआ वो मैंने आपको खबरों में बताया। मस्जिद सदर जफर अली, जाहिर है इस पूरे मामले में उसके बयान बहुत महत्वपूर्ण, सनसनीखेज दावा है उसका। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने हिंसा भड़काई और इस स्टेटमेंट की बिना पर अब बर्क के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सांसद बर्क पहले से ही संभल हिंसा में आरोपी और नाम एफआईआर में है। संभल एसपी ने साफ किया है कि सांसद बर्क को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। सांसद की गिरफ्तारी पर एसपी ने कहा है कि यह सांसद के बयान और सहयोग पर निर्भर करता है। विवेचक द्वारा जो हमारे यहाँ सांसद हैं उनको भी नोटिस है तलीसे का दिया जाएगा और उनसे विवेचना में शामिल होने के लिए अनुरोध किया जाएगा और उसके बाद में आगे विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बयान बिल्कुल जो वो नामजद अभियुक्त हैं और इसके आधार पर उनका बयान होना भी जरूरी है और उनकी अन्य लोग व्यक्तियों से क्या बात हुई है, क्या हुई थी, सारा इन्वेस्टिगेशन वो डिपेंड करता है किस तरीके के स्टेटमेंट उनके द्वारा दिए जाते हैं, किस तरीके हलफनामा उनके द्वारा माननीय न्यायालय में दिया गया था, तो सारी पूछताछ। तो एक तरफ सांसद जियाउर रहमान बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो दूसरी तरफ संभल के सांसद के घर पर बुलडोजर एक्शन का भी खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की टीम ने बर्क के घर की नपाई जुखाई का काम पूरा कर लिया है, यानी सांसद बर्क ने अपने घर को बनाते समय कितना अवैध निर्माण किया है और नक्शे के मुताबिक घर का कौन सा हिस्सा जायज नहीं है और किस हिस्से को तोड़ा जाना है, यह प्रशासन की टीम ने नापजोख कर ली है और अब रिपोर्ट आते ही बुलडोजर चलना तय है। सांसद बर्क पर आरोप है कि उन्होंने नियमों की अनदेखी कर घर बनाया है और 14 बार नोटिस दिए जाने के बाद भी उस पर कोई जवाब नहीं दिया है। उसमें एक संयुक्त टीम बनाई गई थी क्योंकि उनके द्वारा 2 बिंदु उठाए गए थे। एक तो ये था कि यह हमारे नाम पर नहीं है मकान, दूसरा बिंदु ये था कि ये नव निर्माण नहीं है। तो ये दोनों पर ही हमने संबंधित जेई से और अधिशासी अधिकारी संभल से रिपोर्ट मंगा ली थी। उसके बाद उनको पर्याप्त अवसर दिया गया कि आप फिर इस पे आपको कोई अपना साक्ष्य देना हो या पक्ष प्रस्तुत करना हो तो आप कीजिए, लेकिन पर्याप्त अवसर देने के बाद भी कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। तो उसके बाद से फिर ये टीम गठित की गई है एक्सीएन, पीडब्ल्यूडी और जेई विनियमित क्षेत्र के दोनों को संयुक्त रूप से रखकर, और इसमें उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी जिसमें कल उनके द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया वहां पर। अभी उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तो फिर अग्रिम तिथि पर उसमें निर्णय लिया जाएगा। यूपी के मुरादाबाद से ये बड़ी खबर देखिए। मुरादाबाद में पकड़ा गया फर्जी आधार सेंटर। हुसैन जनसेवा केंद्र ये नाम था उसका। हुसैन जनसेवा केंद्र पर बनाया जाता था फर्जी आधार। पुलिस ने आरोपी वाजिद को गिरफ्तार किया है। आधार सेंटर से लैपटॉप समेत कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। मुरादाबाद पुलिस ने बिलारी कोतवाली से चंद कदमों के फासले पर चल रहे फर्जी आधार सेंटर का भंडाफोड़ किया। वाजिद मलिक नाम का युवक फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम कर रहा था। बिलारी पुलिस ने छापा मारकर मौके से वाजिद मलिक को रंगे हाथों धर दबोचा है। शिकायतकर्ता का दावा है कि सिर्फ आधार वाला मामला नहीं है, एक बड़ा राज इन लोगों के पीछे छिपा हुआ। जनसेवा केंद्र है यहाँ, हुसैन जनसेवा केंद्र। जांच की जाए, अगर जांच करोगे तो बहुत सारे ऐसे क्लू पाए जाएंगे जिसमें वो देशद्रोही पाया जा सकता है। इसके जगह जगह ब्रांच हैं। एक जो मेन ऑफिस जो है ये मस्जिद के पीछे हुसैन करके है, उसमें तो पुलिस ने कोई चीज ना है। अगर पुलिस वहाँ छानबीन करे तो और क्लू मिल सकते हैं। जब पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो यहां मौजूद कुछ लोगों के बीच में झड़प भी हो गई। एक दूसरे को धमकियां देते नजर आए लोग।
क्या कर लोगे तुम? अरे यार ये कह रहे हैं ना अभी तुम धमका रहे हो यार। अरे मेरे भाई मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ यार, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, मैं ये तुम्हारे पैर पड़ जाऊँ यार। क्या हो गया? धमकी दे यार कि क्या कर लोगे भाई साहब? आधार कार्ड इसी के जरिए जो घुसपैठिए हैं वो भारत में उनको लेजिटिमेट दिखाने की कोशिश की जाती है। आधार कार्ड का ये फर्जीवाड़ा कैसे और कहां हो रहा था, इसके पीछे मकसद क्या था, बहुत जल्दी से आप ये देख लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया, मुरादाबाद और वहां के बिलारी इलाके में फर्जी आधार सेंटर था जो हुसैन जन सेवा केंद्र के नाम से चलाया जा रहा था। आधार सेंटर को वाजिद मलिक नाम का एक शख्स चला रहा था। वाजिद पैसे लेकर फर्जी आधार कार्ड बनाता था। बताया जा रहा है कि संभल हिंसा के बाद सैकड़ों फर्जी आधार कार्ड बनाए गए। वाजिद ने लोगों के आधार कार्ड में पता पहचान बदला। यह भी बता दें आपको कि आरोपी वाजिद ने UIDAI से कोई अनुमति नहीं ली थी। कितने फर्जी आधार कार्ड बने हैं इसकी जांच अब हो रही। विधानसभा में आरजेडी विधायकों का हंगामा हुआ। हरी टी शर्ट में विधानसभा पहुंचे आरजेडी विधायक। आरक्षण बढ़ाने को लेकर विधायकों ने काटा बवाल। नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी विधायकों का प्रदर्शन। आरजेडी विधायकों ने नीतीश पर आरक्षण चोरी का आरोप लगाया। बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है, इस दौरान आरजेडी विधायक अलग ही ड्रेस कोड में यहां पहुंचे। कुर्ता छोड़ हरी टी शर्ट में विधायक विधानसभा पहुंचे, जिस पर आरक्षण की और इन लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग की। सामने टैगलाइन भी दिखी, इस आशय की लिखी हुई उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी। इस दौरान विधायकों ने तख्तियां लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरा मामला क्या है और क्यों विधायकों को हरी टी शर्ट पहनकर विधानसभा आना पड़ा, हमारे संवाददाता साकेत ने जायजा लिया। बिहार विधानसभा में आरजेडी के तरफ से अलग तरह का प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है। आप देखिए विधानसभा के पोर्टिको में आरजेडी के जो तमाम विधायक हैं, आरजेडी के सभी विधायक यहाँ पर हरे टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से तमाम विधायकों के हाथ में प्लाकार्ड है और उस पर लिखा गया है तमाम तरह की चीजें, जिसमें आउटसोर्सिंग जॉब में जिस तरह से धांधली हुई है उसको लेकर है, फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए हैं, आरक्षण का मुद्दा है वो आरजेडी के तरफ से उठाया जा रहा है। तमाम तरह के मुद्दे जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है। और इस हंगामे के बीच नवभारत से बात करते हुए आरजेडी विधायकों ने क्या क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। हम लोग का मांग है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको उसका अधिकार मिले। और नीतीश कुमार जी से हम लोग जो है आज आरक्षण चोर कुर्सी छोड़, कुर्सी कुमार कुर्सी छोड़, ये मांग कर रहे हैं। आप लगातार मांग कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी ने जो 65% आरक्षण बिहार विधानसभा से कानून बना करके देने का काम किया, जिसको मोदी सरकार ने 9वीं सूची में नहीं डाल करके खत्म करने का काम किया है, उस आरक्षण को पुनः बहाल करो, पुनः विधेयक बना करके भेजो और करने का काम करो। बिहार में चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। आरजेडी की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस ने दूरी बना ली है। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के नेता नहीं गए। जेडीयू का तंज साथी ही कन्नी काट गए। इंडी गठबंधन के साथी चुनाव सामने आते ही कलई खुलने लगी। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस नहीं पहुंची। इफ्तार की शान गई जब साथी कन्नी काट गए। कांग्रेस भी अब दूर खड़ी, रिश्ते सारे टूट गए। माननीय लालू प्रसाद जी इफ्तार की दावत तो दी, मगर कांग्रेस ने तो आकर भी न देखा। न सहयोगी न परिवार, कोई आपके कर्मों का भागीदार बनने को तैयार नहीं। किया पाप जब सिर चढ़कर बोला, साथी सारे छोड़ गए। बेटा भी अब दूर खड़ा है, पोस्टर से भी नाम गए। तो तुकबंदी कैसी थी, कविता कैसी थी, इस पर मत जाइए, लेकिन आशय तो यही है कि इंडी कहां गया। चुनाव से पहले बिहार में पोस्टरबाजी भी चल रही है। पटना में राबड़ी आवास के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार पर हमला बोला गया। पोस्टर में लिखा, तुम तो धोखेबाज हो। अगली लाइन अपने आप जोड़ सकते हैं, वादा करके भूल जाते हो। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच बिहार में पोस्टर वॉर दिखाई दे रहा है। राबड़ी देवी के आवास के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है, तुम तो धोखेबाज हो, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। नीतीश कुमार की फोटो लगाकर यह सब लिखा गया है। एक तरफ और पोस्टर लगा है जिसमें लालू यादव को टाइगर करार दिया गया है। न झुका हूं न झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। दरअसल पोस्टर तब लगाए गए थे जब ईडी ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव और मीसा भारती को नोटिस भेजा था।
नवरात्रि से पहले दिल्ली में मीट शॉप बैन की मांग अब गर्मा गई है। दरअसल राजधानी में बीजेपी विधायकों ने नवरात्रि के 9 दिनों तक मीट शॉप पर पाबंदी लगाने की नई जंग छेड़ दी है। बीजेपी विधायकों की मांग है नवरात्रि के दौरान पूरी दिल्ली में मीट शॉप पर बैन लगाया जाए, जिसके लिए बीजेपी विधायकों ने हिंदुओं की आस्था का हवाला दिया है। बीजेपी विधायकों का कहना है कि कई मीट की दुकानें मंदिरों के पास भी हैं, जिसके लिए पूरी दिल्ली में नवरात्रि के मौके पर मीट पर पाबंदी लगनी चाहिए। बीजेपी ने यह भी कहा कि ईद पर मुस्लिम सेवैयां खाएं और खिलाएं। ये अभी हमारा त्योहार आ रहा है, नवरात्र का पावन पर्व है और साल में 2 बार पर्व आता है और बड़ी धूमधाम से हम लोग देवी की उपासना करते हैं। और मैं इस बार फिर निवेदन करने वाला हूं कि मंदिरों के आसपास अगले 9 दिन दुकान नहीं खुलनी चाहिए। अच्छा, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि कोई नेता इस तरह से अपने क्षेत्र के लिए चाह रहा है। पहले भी बहुत सारे मेयर्स थे जिसने अपने क्षेत्र में मीट की दुकानें बंद करने का ऐलान किया था। उसके बाद काफी विवाद हुआ कि रोजी रोजगार पर इसका असर पड़ेगा। किसी की दुकान 10 दिन के लिए बंद है तो उसका घर कैसे चलेगा? नहीं, मैंने फिर कहा रोजगार के लिए पूरा साल होता है, पर 9 दिन अगर भगवानों को दिन है, हमारी आस्था है और कहीं ना कहीं जनता का एक आस्था होती है। मंदिरों के सामने अगर दुकान खुली मिलती है मांस की, तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी की इस मांग का कांग्रेस ने समर्थन किया है। मीट शॉप बैन की मांग को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का समर्थन। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, मसूद ने कहा। 10 दिन मीट ना खाएं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान होना चाहिए। मैंने ये कहा कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं तो मीट खाता नहीं, मैं तो शाकाहारी आदमी हूँ, तो मुझे पता नहीं क्या फर्क पड़ेगा, इन पे क्या नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई 10 दिन मीट नहीं खाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? ना खाओ, दाल रोटी खा लो, कौन से तो कोई उसके ऊपर पाबंदी थोड़ी ना है कि हमें खाना ही खाना है। मैं तो ये बात कही थी और बहुत लाइट वे में कही, उसको किसी भी तरह से कोई सोचे उसको क्या कह सकता हूँ। हमें सम्मान करना चाहिए, मुसलमान को हिंदू की भावनाओं का, ये सबको सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ये आप अपील भी करते हैं? मैं तो सबसे हमेशा बोलता हूँ कि आप सब एक दूसरे के पर्वों का सम्मान करें, यही तो भारतीय संस्कृति है, यही तो हमारी सब पहचान है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बहुत मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते हैं। इमरान मसूद ऐसे ही थे या बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, वो आपको फैसला करना है। और दिल्ली में मीट शॉप पर पाबंदी की मांग को लेकर दिल्ली की जनता से बात की हमारे सहयोगी मोहित ओम ने। दिल्ली वालों का क्या कहना है वो भी सुनना जरूरी है। बंद का ऐसा है ना कि देखो बिजनेस वो भी तो 2 रोटी कमा रहे हैं। हाँ, सिस्टम से करो, जैसे पर्दा उर्दा कर दो उस समय, अगर किसी को ऐतराज होता है तो वैसे बंद तो क्यों, वो भी बेचारे भाई रोटी कर ही रहे हैं, कमाने के लिए कुछ ना कुछ। नवरात्रों में मीट की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। क्यों? हाँ, नवरात्र है ये, तो नवरात्र में हम लोगों का ये नहीं होता है, ना खुलना चाहिए। नहीं, अगर किसी को ठेस पहुंच रही है इस तरीके की और दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, बंद करने में कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। अगर किसी समाज को दिक्कत आ रही है तो हो जाए तो कोई बुराई भी नहीं है। बंद तो होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारे हिंदू धर्म का जो अपमान होता है, इसलिए बंद होनी चाहिए। किस तरह अपमान होता है? क्योंकि हमारे जो धर्म में जो है मेरठ के सौरभ मर्डर केस पर आज का अपडेट आपको बता दूं। कातिल मुस्कान पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, वो आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले बीजापुर में नक्सलियों का कैसे हुआ एनकाउंटर, वो देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ वाली जगह से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। मारे गए नक्सलियों में एक का नाम देवा उर्फ चेतू बताया जा रहा है, जो 2013 के झीरम घाट हमले का मास्टरमाइंड था। रांची के नामकुम में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और ट्रक में टक्कर हो गई। ट्रक इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में स्कॉर्पियो चालक की स्टीयरिंग में फंसकर मौत हो गई। आगे की सीट पर बैठा शख्स भी बुरी तरह जख्मी हो गया, जबकि पीछे की सीट पर बैठे लोगों की जान बच गई। बिहार सरकार ने सड़क हादसे को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब बच्चे ऑटो और टोटो से स्कूल नहीं जाएंगे। ये नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। दरअसल ऑटो और टोटो में सुरक्षा के इंतजाम ठीक नहीं होते। इनमें क्षमता से ज्यादा बच्चे बिठाए जाते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जाता। ऐसे में सरकार ने उन्हें असुरक्षित माना है। यूपी के जालौन में कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। रिहायशी इलाके में दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस भीषण अग्निकांड में दुकान जलकर खाक हो गई। आग की लपटें मजार तक पहुंच गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वाराणसी में गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मार्च में ही मई जैसी गर्मी पड़ रही है। तस्वीरें काशी विश्वनाथ धाम की है, जहां श्रद्धालुओं के पांव ना जले इसके लिए मैट बिछाया गया।
मौसम विभाग ने मार्च के आखिरी दिनों में टेम्परेचर में 5 से 6 डिग्री इजाफा होने का अनुमान जताया है। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड से जुड़ा एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, वो आपके सामने रख रहा हूं मैं। ये कसौल में होली पार्टी का वीडियो है। इसमें मुस्कान और साहिल नशे में धुत डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 मार्च को दोनों बेरहमी से सौरभ राजपूत की हत्या कर चुके थे और उसके बाद नशा करने कसौल निकल गए थे। इस दौरान इन्होंने खूब मस्ती की और इसके लिए सौरभ के ही बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि दोनों किस तरह से नशे में चूर हैं और इस बात का उन्हें इसकी कोई ग्लानि नहीं, कोई मलाल नहीं कि कुछ दिन पहले उन्होंने इतना नृशंस तरीके से किसी की हत्या कर दी। और इस बीच सौरभ के जिन पैसों को लेकर अलग अलग खबरें आ रही थीं और हत्या के पीछे कई वजहें बताई जा रही थी, उसको लेकर और एक अपडेट सामने आया है। सौरभ का वो फोन जिसमें यूपीआई था, वो फोन मुस्कान ने साथ रखा हुआ था। कसौल में दिल खोलकर उसने खर्च किया। हर रोज शराब की कम से कम 2 बोतलें खरीदी गईं। कसौल के दौरान यूपीआई से इस ट्रिप के दौरान उसने खर्च किया। सौरभ को जिंदा दिखाने के लिए भी ये यूपीआई का इस्तेमाल काम आ रहा था और मुस्कान और साहिल ने इस दौरान कैश कुछ भी नहीं खरीदा, यूपीआई के जरिए ही सारा खर्च किया। ड्रम, दवाई, चाकू, सीमेंट सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुए। सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। सौरभ ने भाई को 1 लाख रुपए दिए थे। उसके अलावा जो आइटिनरी खर्च की दिखाई देती है, उसमें सारा खर्च उस दौरान किया गया, कसौल या दूसरी ट्रिप्स के दौरान, और उसी से हत्या करने के लिए भी जो सामान था वो सब कुछ खरीदा गया। मुजफ्फरनगर में एक शराब की दुकान में लूट मच गई। दुकानदार ने एक के साथ एक फ्री ऑफर चलाया था और इसके बाद शराब की दुकान में जो हाल था वो दिखाता हूं आपको। किसी के हाथ में शराब की 2 बोतलें तो किसी के हाथ में पूरी की पूरी पेटी, और कुछ देर के लिए तो भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दी।